गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं। ओके, देखो आज का जो क्लास है वो 3 सेशन में डिवाइड है। ठीक है, लगभग जो है 1 घंटे का क्लास होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं जो है जनरली कॉलेज छोड़ने से पहले ये सब चीज़ आप लोग को बताना चाहता था, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ कि नहीं मौका मिला। उसके बाद टाइम कुछ ऐसा रहा, ठीक है, स्कूल में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया तो नहीं बताते बना। तो खैर आज टाइम मिला है तो आज डिस्कस कर लेते हैं। और आज बहुत बढ़िया टाइम भी है, ठीक है, और आप लोग का एग्जाम भी आने वाला है, टाइम टेबल आ गया है। और बहुत बड़ी आप लोग की खुशखबरी की बात है कि आप लोग का एग्जाम जो है ऑनलाइन होने जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है ऑनलाइन हो रहा है बोल के जो है ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं सोचा कि क्लास को एक बार जरूर रखूँ और थोड़ा सा जो है आप लोग को जो है अवगत कराऊं आपके भविष्य के सिचुएशन से। ठीक है, देखो एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपके हाथ पे नहीं है। आपके हाथ में जो चीज है उसको आप लोग जो है सुधार सकते हो, कर सकते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो इसी चीज को जो है हम लोग 3 सेशन में डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कि हम लोग जो है एग्जाम में किस तरीके से लिखे, ठीक है, कैसा हमारा आंसर रिप्रेजेंटेशन हो कि हमें जो है बहुत बढ़िया नंबर मिले। क्योंकि जो है सभी को देख के लिखना है इस एग्जाम में। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए भी बताऊंगा, इस एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा कि सभी को देख के लिखना है। सभी जो है वही आंसर लिखेंगे, सेम आंसर लिखेंगे। तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि आप लोग बाकी लोग से जो है बढ़िया नंबर ला सके, ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आप लोग को करियर ओरिएंटेड कुछ बताऊंगा, ठीक है, कि आप लोग जो है आगे जाएंगे तो आपको किस फील्ड में जल्दी जॉब मिलेगी, कैसे तैयारी करेंगे तो आप लोग जो है जॉब पा सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ये चीज को बताऊंगा। और लास्ट जो है एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट रहेगा, वो आप लोग सरप्राइज गिफ्ट है। ठीक है, तो उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 सेशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। ठीक है, पहला सेशन में क्या है कि एग्जाम राइटिंग हम लोग का कैसा हो। आप लोग को वीडियो दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। ठीक, चलिए देखो, अगर मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि आप जो है शोरूम जा रहे हैं क्या खरीदने के लिए, एक कार खरीदने के लिए जो है आप लोग शोरूम जा रहे हैं। ठीक है, शोरूम गए, आपको जो है कार के स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। आप लोग नहीं जानते हैं कि कार जो है कितना माइलेज देता है, उसका इंजन कैसा है, कितना चलता है, क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन जो है मैं आपको बोला हूँ कि आप लोग को जो है एक कार को खरीद कर लाना है। ठीक है, आपको जो है एक कार को खरीद कर लाना है, ये आप लोग के सामने मैंने कंडीशन रखा। अब आप लोग के सामने सिचुएशन क्या है कि बहुत सारे कार है लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, जो सबसे बढ़िया कार दिख रहा होगा, चमचमाता हुआ बढ़िया सा डिजाइन मॉडल कंफर्टेबल वाला, वैसे वाला एक कार को उठा के ले आओगे। क्योंकि आपको उसके कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग के पास ऑप्शन रहता तो हम लोग डिस्कस करते भैया ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं करके, कि इंजन अच्छा हो ये अच्छा हो। तो सेम कैसे होता है, आप लोग का जो आंसर चेक करने वाला होता है और उसके पास जो चेक करने के लिए आंसर शीट आती है उसके साथ होता है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि देखो जिसके पास आपका आंसर शीट चेक होने के लिए जा रहा है वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो नहीं जानता कि आप क्लास में अच्छे टॉपर स्टूडेंट हैं, कि क्लास में आप बैंक बेंचर हैं। वो आपके नेचर के बारे में नहीं जानता कि आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं। वो तो बस किसको जान रहा है, आपके आंसर शीट को जान रहा है। ठीक है, सिचुएशन वही है कि आप कार खरीदने गए, कार के बारे में कुछ नहीं पता, जो अच्छा दिखा उठा के लाओ। तो वो क्या करेगा, बस अच्छा देखने की कोशिश करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है कॉलेज का जो पेपर चेक होता है, ठीक है, उसमें जो है चेक करने वाला चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर जो है वो चेक करे। तो क्या करेगा, वो कम से कम टाइम देगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा पेपर चेक करना है। तो कम से कम टाइम में जो है वो पेपर चेक करने की कोशिश करता है। तो आपको जो है वैसे आपके आंसर शीट को रिप्रेजेंट करना है कि कम से कम टाइम में ही उसके आपके आंसर का सारा पार्ट दिख जाए और बाकी लोग से जो है कुछ हट के दिखे, अच्छा दिखे। जैसे अगर मैं आप लोग से पूछूंगा कि अपना परिचय दीजिए, ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं परिचय देने के। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ मौखिक रूप से तो आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, मैं इस गांव से आता हूँ, ठीक है, मेरा जन्म तिथि ये है, मेरी इस क्षेत्र में जो अभिरुचि है। अब मैं आप लोग को लिखने के लिए बोला कि इसी चीज को रिटर्न में दो, और आपने जैसा मौखिक बोला था, ठीक है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, ऐसे बढ़िया से एक पैराग्राफ लिख दिया,
वो एक सीन देखिए। ठीक है, आपने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन को जो है 3-4 लाइन में बढ़िया जो है आपने पैराग्राफ बता दिया। ठीक है, इसमें आपके सारे चीज आ गई। एक तरीका आपने क्या किया कि आपने ऐसा ना लिखकर, ठीक है, दो चीजों के लिए, एक तो टाइम बचाने के लिए और दूसरा अच्छा दिखाने के लिए। कैसा लिखा आपने, जो है नाम लिखा, डैश पिता का नाम, डैश माता का नाम, फिर आगे माता का नाम लिख दिए। ठीक, उसके बाद जो भी आपकी जन्म तिथि है, उसके बाद आपकी जो भी रुचियां हैं। तो जब वो आंसर सिर्फ चेक होने के लिए जाएगा तो ये वाला ज्यादा इंप्रेसिव होगा, ये वाला कंडीशन ज्यादा इंप्रेसिव होगा कि ये वाला ज्यादा कंडीशन इंप्रेसिव होगा आप लोग का। चेक करने वाले को इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चेक करने वालों को इसको पढ़ने के लिए मेहनत भी नहीं लगेगा, उसको साफ साफ दिखेगा कि हाँ बच्चा ने अपना नाम, पिता, माता, जन्म तिथि, रुचि सब बताया है। ठीक है, साथ ही साथ उसको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और ये ज्यादा अच्छा भी लगता है। तो वैसे कुछ होता है हमारे आंसर के साथ। एग्जामिनर जो हमें आंसर में जो चीज पूछना चाहता है, अगर हम लोग उसको सेंटेंस में पिरो पिरो के लिखते जाएंगे और 1-2 पेज बढ़िया सा पैराग्राफ लिख देते हैं, पूरा हमने आंसर पूरा पूरा लिखा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ से पेन शुरू किया लिखना लिखना लिखना, पूरा पेज खत्म होते तक लिखा, उसके बाद फिर दूसरा पेज भी चलेगा क्योंकि हमें बढ़ा चढ़ा लिखना है। दूसरा पेज में भी हमने यही गलती किया, ठीक है, कि हमने जो है पूरा पूरा पेज लिख दिया, बढ़िया पूरा आंसर लिखा है, मन में सेटिस्फेक्शन ये है कि हमने जो पूरा आंसर लिखा है पूरा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब चेक करने वाले के पास वही कॉपी जाएगा तो खोजेगा, वो चीजों को खोजेगा कि परिभाषा कहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसका विधि कहाँ पे लिखा है, सिद्धांत कहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल कहाँ पे लिखा है, वो सारा चीज को खोजेगा। खोजेगा तो टाइम लगेगा, और जल्दबाजी में अगर उसको नहीं मिला, ठीक है, जल्दबाजी में उसको आपने जो लिखा है वो नहीं मिला उसको, क्योंकि आपने जो है पैराग्राफ रूप में लिख दिया है, तब भैया वो काट देगा नंबर आपका कि भैया मैंने देखा उस मेरे को कहीं पे नहीं दिखा, आपने लिखा है लेकिन वो जो है उसको नहीं दिख पा रहा है, तो तुरंत से क्या करेगा, नंबर काट देगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके लिए। ठीक है, ना ही वो आपको जानता है कि अरे ये टॉपर स्टूडेंट का, इसको अच्छे से चेक करो टाइम देके, ऐसा नहीं जानता, वो तुरंत से नंबर काटेगा, आगे बढ़ेगा। अब एक बार नंबर कटा आपका तो आगे जो है कटता ही रहेगा कि लड़का जो है छोड़ छाड़ के लिखता है, लड़की जो है छोड़ छाड़ के लिखती है, काटते जाओ, आखिर में जो है इतना धरा दो। यही होता है, देखना इस तो देखना कॉलेजेस में जो परसेंट आता है, ठीक है, वो मैक्सिमम जो है 75 तक रहता है। आप लोग 75% ले आए मतलब आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिए, गोल्ड मेडल मिल गया आपको। तो इतना नंबर कट रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यही है कि बहुत जल्दबाजी में पेपर चेक हो रहा है। ठीक है, टाइम नहीं है, जो चीज नहीं दिखा तो काटते जाओ काटते जाओ, देने का प्रवृत्ति नहीं होता, काटने का प्रवृत्ति रहता है। तो 75 जो है हाईएस्ट परसेंट जाता है। इसी को आप स्कूल एजुकेशन में देखेंगे तो स्कूल एजुकेशन में जो पेपर चेक होता है वो सिस्टमेटिक होता है। वो कैसे होता है, एक एक चेक करने वाले को जो है एक दिन में सिर्फ 40 कॉपी, आपको दिन भर में सिर्फ 40 कॉपी ही चेक करना है, एक कॉपी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो दिन भर में सिर्फ कितना कॉपी चेक करना है, 40 कॉपी चेक करना है, तो आराम से चेक करते हैं हम लोग, एक एक चीज को जो है पढ़ पढ़ के जो है चीजों को चेक करते हैं, तो उनके पास पर्याप्त टाइम होता है। इसलिए देखना इनका अच्छा सबसे हाईएस्ट परसेंट कितना चला जाता है, 99.99% तक चला जाता है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक दिन में 40 कॉपियां चेक हो रही है। लेकिन यहाँ पर इस कॉलेज एग्जाम में जो है क्या होता है, कॉपियां कैसे चेक हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में एक कॉपी चेक कर दो, दिन भर में 500 कॉपी चेक कर दो, 1000 कॉपी चेक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा कॉपी चेक होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और जितना उतना टाइम भी नहीं रहता, प्रोफेसर लोग के पास जो है बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, वो लोग जो है जल्दी से अपना चेक करने वाला काम को खत्म करना चाहते हैं, जल्दी से रिजल्ट देना चाहते हैं, तो इसी चक्कर में जो है कटने का ज्यादा चांस रहता है। तो आप लोग जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं, ठीक है, जब भी आप जो है अपना आंसर लिखते हैं तो उसको जो है आप लोग को सिस्टमेटिक जमाना है। जैसे क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि इसका सिद्धांत लिखिए, व्याख्या कीजिए और उदाहरण द्वारा समझाइए, सिद्धांत व्याख्या उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इसका आपका आंसर कैसा होना चाहिए कि पहले आपने सिद्धांत लिखा, फिर आपने जो है उसकी व्याख्या लिखी और उसका एग्जाम्पल लिखा, और तीनों चीजें जो है एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग दिखनी चाहिए, अलग अलग जगह में दिखनी चाहिए। कैसे दिखनी चाहिए अलग अलग जगह में, देखो आपने लिखा क्या यहाँ पर, सिद्धांत लिखा, ठीक है, इस लाइन को स्किप कर दीजिए, यहां से लिखना शुरू कीजिए। मान लो आपका 3 लाइन में सिद्धांत खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, एक लाइन छोड़ दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाने के लिए 3 4 5 लाइन छोड़ देते हैं, तो ऐसे में गुस्सा आता है। कैसे गुस्सा आता है कि भाई एक तो पेपर वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से कुछ ज्यादा लिखा है नहीं, बस दूर दूर में लिख दिया है। तो आप लोग को ज्यादा छोड़ना भी नहीं है एकदम, कि सर तो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, स्पेस बनाने के लिए बोल रहे हैं तो इतना स्पेस बना दो,
मंगल और पृथ्वी जितना, जितना उनके बीच डिस्टेंस है उतना, फिर अलग अलग आंसर दिखेगा। ये आंसर क्रमांक 1 हो जाएगा और पता चले व्याख्या को आप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ये आंसर क्रमांक 2 जैसे दिख रहा है। इतना भी आपको डिस्टेंस में नहीं लिखना है, आप व्याख्या के जो है थोड़ा सा पास में लिखिए, बस एक लाइन का ही गिफ्ट दीजिए। फिर आपने व्याख्या लिखा, ठीक है, उसके बाद फिर से आपने एक लाइन छोड़ा, एक लाइन से ज्यादा छोड़ने की कोशिश मत करना। फिर एग्जाम्पल लिख दिया आपने, एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है, आपका एग्जाम्पल आ गया। तो जब चेक करने वाले उस आंसर सेट को देखेगा तो उसको सिद्धांत चाहिए था, हाँ बच्चे ने सिद्धांत लिखा है, उसके बाद वो इसको कुछ भी पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, सिद्धांत में क्या लिखा है, बच्चे ने सिद्धांत लिखा है, हाँ गुड, व्याख्या लिखा है, हाँ ठीक, एग्जाम्पल लिखा है, हाँ ठीक। हो सकता है कि एग्जाम्पल को चेक कर ले, क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो एग्जाम्पल को आप जब भी लिखते हैं तो सही सही लिखें। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो कई लोग बोलते हैं कि राइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो राइटिंग अगर अच्छा है तो आपको प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपका राइटिंग खराब है तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर कट जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, वही कार वाला एग्जाम्पल वापिस आते हैं। आपने बढ़िया कार खरीदने गया, एक कार बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है, लेकिन क्या है उसके साथ कंडीशन क्या है कि कार है ये, ठीक है। नॉर्मली जो चक्के लगने चाहिए वो नीचे में लगने चाहिए, लेकिन इसका चक्का जो है ऊपर में लिखा लगा हुआ है, और दिखने के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप उसको खरीद के लाओगे क्या, उस कार को, चक्का ऊपर में है, नीचे में नहीं है चक्का, कभी भी बहुत दिखने के लिए एकदम बेहतरीन दिख रहा है, आप लोग उसको खरीद के लाओगे क्या? देखो ये जो सेशन है वो इंटरेक्टिव सेशन है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ कुछ बोलते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए हो, आप लोग बीच में कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप लोग को भी मजा आएगा। इसलिए जो आप लोग बीच बीच में कुछ बोलते रहिए, ठीक है। आप लोग ऐसा कार को खरीद के लाएंगे क्या कभी भी? नो सर। कभी भी खरीद के नहीं लाएंगे, भले वो जितना भी अच्छा दिखे। तो ऐसा होता है, राइटिंग अगर आपका अच्छा बन भी रहा है और आपने गोबर गणेश लिख के आ गया पूरा, ठीक है, ऐसा लिख के आ गया पूरा पैराग्राफ भर भर के आ गया, आपका राइटिंग मैं मान रहा हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा भर के आ गया, पूरा पैराग्राफ भर के आ गया, तो ये नहीं है कि आपको नंबर मिल जाएगा, आपका राइटिंग अच्छा है तो, ठीक है। अगर आपका राइटिंग खराब भी है और आप सिस्टमेटिक लिख रहे हैं तो आपको जो है ऑब्वियस सी बात है अच्छा नंबर मिलेगा, आपका जो आंसर सीट इंप्रेसिव लगेगा, ठीक। अच्छा मैं अब आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जो है बढ़िया पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आपका जो पेज होता है वो जनरली व्हाइट कलर का होता है, आप लोग जिस इंक से लिखते हैं वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। आप लोग पढ़ रहे हैं, कहीं पर अगर कलर वाला चीज आ जाता है तो आप लोग का अटेंशन वहां पे जाता है कि नहीं, या कहीं पे कोई चीज एकदम धब्बे कलर में लिखा है या ब्लैक कलर में लिखा है तो आप लोग का अटेंशन वहां पे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है सर। जाता है। जाता है। ठीक है। तो वैसे देखो जनरली क्या करते हैं बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, वो एक ही पेन लेते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक जो है लिख के फेंक देते हैं, ठीक है। शुरू से आखिरी तक लिख के फेंक देते हैं एक ही पेन को, वो जो है जो 2-3 पेन का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करना 2-3 पेन का यूज? तो उससे क्या होता है कि जब कोई ऐसा आंसर शीट चेक करने वाले को मिलता है कि जिसमें 2-3 पेन यूज हुए हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट के अलग अलग टाइप का पेन यूज किया गया है, तो थोड़ा सा अलग ही दिख जाता है। अलग दिखा, चेक करने वाला देखते ही खुश हो गया, मतलब आपका नंबर जो है अच्छा आने वाला है, ठीक है, आपका नंबर जो है अच्छा आने वाला है। अगर चेक करने वाले देखते ही खुशी हुई तो कि भैया बाकी से हटके लिखा है और अच्छा लिखा है, ठीक है। तो आप लोग देखना, कोशिश करना कि 3 टाइप का पेन आप लोग यूज करो। 3 टाइप का कौन कौन सा पेज यूज करने को बोल रहा हूँ? एक तो ब्लैक, ठीक, दूसरा आप ब्लू का यूज कीजिए। ब्लू में 2 ब्लू होते हैं, ठीक है, एक ब्लू का 0.5, ये जो नीप होता है, ठीक है, उसका साइज की बात करो, नीप का साइज होता है एक 0.5 नैनोमीटर मिलीमीटर, ठीक है। एक होता है ब्लू जिसके निप का साइज होता है 0.7। तो आप लोग जो है ये 3 पेन यूज करेंगे, ब्लैक का, ब्लू का 0.5 और ब्लू का 0.7, ठीक है। आप लोग जब मार्केट में पेन खरीदने जाते हैं तो उसमें सब में साइज लिखा रहता है, उसके निप का साइज कितना है, अगर ध्यान से देखेंगे तो पेन में। तो आपको 3 पेन खरीदने हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप लोग का जो भी हेडिंग वाला पार्ट है, जहां पर भी आप लोग को हेडिंग देना है, ठीक है, जहां पर भी आप लोग को हेडिंग लिखना है वो क्या किससे रहे, ब्लैक से रहे। आप लोग आंसर को ब्लैक में लिखने की कोशिश मत कीजिए, आपका जो हेडिंग है वही किस में रहे, ब्लैक में रहे। अब जब आप लोग आंसर लिख रहे हैं, आंसर में देखना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो उस आंसर की जान होते हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि चेक करने वाला इसको पढ़े, मैंने जो है इस पॉइंट को जानता हूँ और चेक करने वाले इस पॉइंट को पढ़े ही, बहुत अच्छा लिखा है आपने वहां पे, ठीक है, उस आंसर के बारे में। तो आप लोग जो है उस पार्ट को, सिर्फ आंसर के उसी पार्ट को, जैसे आपने जब व्याख्या कर रहा है तो इस वाले लाइन को जो है आपने बहुत अच्छे से लिखा है, इस वाले लाइन को आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो इसको आपने क्या किया, एक 0.7 का पेन से इसको आपने लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया,
ठीक है, तो अलग से दिख जाएगा वो लाइन। और चेक करने वाला भी मजा आएगा, जब आपने कोई बहुत अच्छी बात लिखी है और चेक करने वाला उसको पढ़ लेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चा जो है बहुत जानकार है, ठीक है, उसने ये वाली अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, दिख रहा है उसको साफ साफ, खोजना नहीं पड़ रहा है उसको, आप दिखा दे रहे हो। ठीक है भैया, उसके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़े, लेकिन हाँ ये लाइन चूंकि अलग दिख रहा है तो भैया चलो इसको पढ़ लेता हूँ कि बच्चे ने लिखा क्या है। ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा लिखा उस लाइन को, तभी तो आपने उसको जो है 0.7 के पेन से लिखा है, थोड़ा धब्बा पेन से लिखा है कि नहीं? अलग अटेंशन जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो आप लोग जो है अपने हैबिट में लाइए, ठीक है, अपने हैबिट में लाइए कि आपके पास जो है ये 3 पेन हो और ये सारी चीजें आप लोग जो है कर पाए। एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू। देखो जनरली हम लोग क्या होता है कि एग्जाम टाइम में ही सीधा लिखने जाते हैं, ठीक है, इन तीनों को लेके हम लोग पहुंच गए। अब देखो कर्ण के साथ क्या हुआ, कर्ण को जानते हैं आप लोग कौन है? जानते हैं ना कर्ण को? यस सर। हाँ, सूर्य पुत्र कर्ण। देखो कर्ण के साथ क्या हुआ, वो जो है बहुत बढ़िया दिव्यास्त्र प्राप्त किया, महादेव जी से प्राप्त किया, ठीक है, और भी उनके गुरु परशुराम से प्राप्त किया, लेकिन उसने जो है कभी उसका रिवीजन नहीं किया। पहले जमाने में अस्त्र कैसे मिलते थे, मंत्र हो जाएगा, तो क्या किया, हाँ अस्त्र मिल गया, बैठ गया, ठीक है, सीधा जब युद्ध करने गया तभी उस अस्त्र को जो है याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसको अस्त्र का नाम याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बोलते हैं भले श्राप के कारण हुआ हो, ठीक, लेकिन है कि भैया वो जो घर में जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करता था। तो अगर आप लोग घर में जो है इस चीज का प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इन तीनों पेन से लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग एग्जाम में इन तीनों पेन की मदद से नहीं लिख पाएंगे, आप लोग को बहुत कंझट लग जाएगा। तो जब भी आप घर में लिखते हैं ना, या फिर क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाते रहते हैं, आप लोग नोट्स बनाते रहते हैं उनके द्वारा, तो टीचर ने जो भी मिला उसको जो है इस पेन, पढ़ाने वाले हैं उसको इस पेन से लिख दो, तो बाकी जो भी चीज बता रहे हैं उसको इस पेन से लिख दो, तो आ जाइए, ठीक है, आपके रग में आ जाएगा, खून 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 में आ जाएगा आपकी। आप जो है एग्जाम में भी ऐसा करने में आपको थोड़ा सा भी अटपटा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उससे क्या है, रेगुलर है कि नहीं ये वाला। तो आप लोग जो है ऐसे अपने हैबिट में इसको लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो है, अब देखो कई बार ऐसे होता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है हमें नहीं आ रहा होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा होता है, ठीक है। अब 1 मिनट, मैं क्लास से 1 मिनट के लिए एग्जिट ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर से आऊंगा मैं क्लास में। ओके सर। जी, आप लोग कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि बाकी और स्टूडेंट जो है वो इनरोल हुए हैं। ओके, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है किसी आंसर का जवाब नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी आंसर को बहुत कचरे ढंग से लिख देते हैं, ठीक है, जिस आंसर का जवाब हमें नहीं आ रहा था, कुछ भी लिखना रहता है बोल के कुछ भी लिखते हैं और कैसे भी लिख देते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसे गलती मत करना। आप कुछ भी लिखो लेकिन ऐसे लिखो कि आपने सही लिखा है, कुछ भी लिखो लेकिन ऐसे लिखो कि आपने एकदम सही लिखा है, ऐसे करना। एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है 12th में जो है बायो और मैथ्स दोनों लिया था, मैंने बायो का एक भी दिन क्लास अटेंड नहीं किया था, ठीक है, मेरा मेन टॉपिक क्या था, मैथ्स था। अब भैया मेरे को बायो में पास होना है, 26 नंबर लाना है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है, मैं एग्जाम में गया तो मेरे को जो है देखा 24 नंबर का लगभग आता था उस एग्जाम में, बायो के एग्जाम में मैंने 24 नंबर का बनाया। अब बाकी क्या करूंगा 2 घंटा बैठ के, तो सोचा चलो लिख लिया जाए बाकी चीज को भी, ठीक है, और ऐसे लिखूंगा कि भैया सामने वाले पढ़ने को सही लगे। मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे को कुछ भी नहीं आता था उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं आता था उस टॉपिक के बारे में। तो मैंने क्या किया, जो भी लिखना था बहुत अच्छे से लिखा, ऐसे जैसे आप लोग को बता रहा हूँ ना वैसे से ही लिख के आ गया। और जब मेरा एग्जाम में मैं मार्क्स देखा तो मैं खुश हो गया, 26 के जगह कितने नंबर आए थे, 75 में 55 नंबर आए थे। तो भैया मैं तो 24 नंबर का गिन के बना के आया था, बाकी तो ऐसे लिख के आ गया था। और ऐसा ही जो है मैंने एग्जाम सेम जो है 2-3 स्टूडेंट को और करने के लिए बोला, उनके साथ भी सेम हुआ। तो जब एज अ रिजल्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसा होता है करके, ठीक है, ऐसा ही नहीं कि हवा हवाई बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना जो भी 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में आप लोग को सारी चीजें बता रहा हूँ, कुछ भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ कि भैया आ रहा हूँ ऐसे बोल दे रहा हूँ, ऐसा तो होता नहीं है करके, ठीक है, प्रैक्टिकली आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप लोग जो भी आंसर नहीं आ रहा है उसको गंदे से मत लिखिए, ऐसे लिखिए कि वो सही लगे, ठीक है, भले आप उसको उस
क्वेश्चन का नाम लिख के आंसर का नाम लिख के आप भले उसमें दूसरा आंसर लिख दो, लेकिन ऐसे लिखो कि बिल्कुल सही लगे, क्योंकि चेक करने वाला कई बार स्पीड में होता है, भैया पता नहीं चलता कौन सा आंसर कहाँ किसका नंबर एक सही 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 तो लिख रहा है सब, हाँ सिद्धांत लिखा है, व्याख्या लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, सब चीज सही है, नंबर तो आगे बढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखेगा कि क्वेश्चन क्या था करके, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा अभी तो सब क्वेश्चन आएगा क्योंकि बुक तो सामने में रखा रहेगा, इन केस फ्यूचर में बता रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कब मिलूंगा मेरे को नहीं पता, ठीक है, आप लोग मेरे को भूल जाओगे, क्या होगा वो कुछ नहीं जानता फ्यूचर में, तो अभी बता दे रहा हूँ फ्यूचर के लिए इस चीज को याद रखना, अगर आपको कभी आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग जो है इस तरीके से जो है पढ़ना, ठीक है। ये तो हो गई आपके एग्जाम राइटिंग की बात, जो कि एनुअल एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। फर्स्ट वाला सेशन खत्म हुआ, अगर इस सेशन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर सेकंड सेशन में जाएंगे, ज्यादा आप लोग को बोर नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। हाँ बोलिए। जो मेन टॉपिक है उसको ब्लैक पेन में लिखने के बाद अंडरलाइन भी करना ठीक रहेगा तो फिर? हाँ ये लड़का बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो अंडरलाइन की बात आती है तो अंडरलाइन दो तरीके से करते हैं हम लोग, हमने कुछ भी लिखा, ठीक है, उसके नीचे जल्दबाजी में एक लाइन खींच दिया बिना स्केल का यूज किए, और दूसरा क्या होता है क्या कि हमने कुछ भी लिखा और बढ़िया से स्केल लेके एक लाइन खींचा, तो कई बार लाइन खींचना महंगा पड़ जाता है, ठीक है, आपने लाइन खींचा लेकिन जल्दबाजी में खींचा तो ऐसे खींचा है, बड़ा गंदा दिखता है वो, ठीक है। जल्दबाजी में जब हम लोग लाइन खींचते हैं ना, अंडरलाइनिंग करते हैं सबको, तो कभी भी सीधा नहीं बनता एग्जाम में, भले आपका घर में सीधा बन जाएगा लेकिन एग्जाम में इतना हम लोग फास्ट में रहते हैं कि सीधा नहीं बनता, तिरछो मिच्छो ही जाता है, इसी इसी इसी, ठीक है, तो वो बड़ा गंदा लगता है। तो आप लोग कोशिश ये करना कि अगर आप ब्लैक पेन से जो हेडलाइन लिख दिए है तो अंडरलाइन करने में टाइम वेस्ट मत करना, और अगर आप लग रहे करना स्केल से अंडरलाइन करना, ठीक है, क्योंकि सीधा लाइन खींचोगे तभी वो अच्छा लगेगा, और तिरछो मिच्छो लाइन खींचोगे तो आपके आंसर को वो खराब दिखाता है। बहुत अच्छा बोला ये लड़का। सर यस। हाँ क्वेश्चन एंडिंग कैसे कर सकते हैं, आंसर का एंडिंग? देखो क्वेश्चन एंडिंग जो है दो तरीके से होते हैं, अगर आपका व्याख्यात्मक प्रश्न है, ठीक है, तो हम लोग जो है जनरली कंक्लूजन के माध्यम से करते हैं, कंक्लूजन के माध्यम से करते हैं। देखो अगर आप लोग क्वेश्चन क्या है लंबा है तो कंक्लूजन लिखना ही पड़ता है हमें, छोटा क्वेश्चन में तो एंडिंग आप कैसे भी करो आपका आंसर खत्म हो गया बस खत्म, और ज्यादा आपको वहां पे खींचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लंबा क्वेश्चन होता है उसमें कंक्लूजन एंडिंग होता है, और कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन में क्या लिखा जाना चाहिए, देखो जब हम लोग किसी लंबे आंसर को लिख रहे होते हैं, बीएससी में जनरली हम लोग को लंबा आंसर ही लिखना पड़ता है, तो जब हम लोग किसी कुछ कुछ अच्छी बातें जो हमें लिखनी चाहिए थी वो पॉइंट हम लोग छोड़ डालते हैं, ठीक है, ये होता है जब हम लोग लंबा आंसर लिखते हैं तो कुछ कुछ अच्छी बातें जो हमें लिखना चाहिए था लेकिन जल्दबाजी में हम लोग लिखने के लिए भूल गए, ये चीज आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। दूसरी बात कि पूरे एक आपके आंसर में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, भैया ये जो है इस आंसर के जान है, ठीक है, तो उनको जो है आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपके आंसर के अलावा कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखा है कंक्लूजन में, आपके आंसर से ही जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको छाटिए और कंक्लूजन में ऐड कर दी, या फिर आप आंसर लिखने के दौरान कुछ लिखना चाह रहे थे उसको भूल गए तो उसको कंक्लूजन में ऐड कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया होता है। और कंक्लूजन लिखना कई लोग जब लिखते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, निपटाया टाइप का लिखते हैं, कैसे लिखते हैं निपटाया टाइप का, भैया आखिरी में 5 लाइन कुछ भी लिखना है लिख दो, और उसको पैराग्राफ टाइप में लिख देता है। अगर कंक्लूजन को आप जो है पॉइंट वाइज लिखते हैं तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, कंक्लूजन अगर आपका पॉइंट वाइज है, ठीक है, ऐसे ऐसे एरो डाल के लिखो या ऐसे एरो डाल के लिखो तो वो बहुत इंप्रेसिव होता है कि आपने जो है कंक्लूजन को पॉइंट वाइज दिया है, ये बातें जो है अच्छी अच्छी है, तो ये अच्छा कोशिश कर सकते हो आप लोग। एग्जाम में मैम लोग बोलते हैं कि डायग्राम को पेन में बनाना जल्दी होता है, तो पेन ही रहे ठीक रहता है, पेंसिल? देखो हाँ एग्जाम में जो डायग्राम होता है वो आपके ऊपर में है, ठीक है, आपके में इतना कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि आप पेन से डायग्राम बनाए बिना गलती किए बन जाए, इतना आपके कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, और पेन से बनाओ, ठीक है, तो पेन से क्या होता है डार्क बनता है डायग्राम अच्छा लगता है, डार्क बनने से डायग्राम अच्छा लगता है और कितना उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, कई लोग होता है कि डायग्राम बनाना उनको अच्छे से नहीं आता, ठीक है, तो उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि एक ही बार में जो बनाएंगे सही बन जाएगा, तो पेंसिल से बनाते हैं लोग, तो पेंसिल से बनाना भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग पेंसिल से ही बना सकते हैं। मेरे में आज तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि मैं जो है
पेन का यूज करके बना पाऊँ। मैं अभी तक पेन का यूज करके नहीं बनाया हूँ, हमेशा जो है मैं पेंसिल का यूज करके ही डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, लेकिन बॉटनी में मैं जो है पेन का यूज करता था, क्योंकि पेड़ का एक तना अगर इधर झुक जाए या इधर झुक जाए या जड़ जो है थोड़ा सा इधर फैल जाए तो दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर जो है मैं डॉग का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक पैर इधर हो गया एक पैर इधर हो गया, मिटाने में दिक्कत हो जाएगा मेरे को पेन से बनाऊंगा। लेकिन बॉटनी में चल जाता है, बॉटनी के केस में जो है चल जाता है, आप लोग किसी से ही बनाओ, पेन से या पेंसिल से, थोड़ा मोड़ा तिरछा होगा बन जाता है। लेकिन जूलॉजी में आप लोग ऐसा कोशिश मत करना, ठीक है। Yes, sir. Yes, पेन से बना सकते हैं? हाँ, क्या बोले, फिर से बोलिए तो। डायग्राम कलर पेन से बना सकते हैं? नहीं, देखो कलर पेन जो है टीचर लोग के ऊपर डिपेंड करता है। कई टीचर लोग को जो है कलर पेन से बनाने से अच्छा लगता है, बट कई टीचर लोग जो है कलर पेन से बनाना पसंद नहीं करते। तो आप लोग रिस्क मत लीजिए कलर पेन बनाने का। आप लोग, हाँ, आपके पास तो दो ऑप्शन है, आप लोग ब्लैक और ब्लू तो यूज कर ही रहे हो, दोनों का उपयोग करके ही बहुत अच्छा डायग्राम बन जाता है। ब्लैक और ब्लू का ही उपयोग करके ना आप लोग को बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं। आप लोग उसमें तीसरा कलर इन्वॉल्व अगर करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कौन सा कलर ला सकते हैं, पर्पल कलर को ला सकते हैं, बैगनी कलर को ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पर्पल कलर जो है आपके ब्लू कलर के साथ मिक्स हो जाता है, अलग टाइप का कलर नहीं लगता हो, तो आप लोग जो पर्पल कलर यूज कर सकते हैं। और पिंक पिंक रेड वगैरह आप लोग अवॉइड करना, पिंक रेड ग्रीन ये सब जो है आप लोग अवॉइड करना। आप लोग जो है पर्पल यूज कर सकते हो, पर्पल मैच कर जाते हैं। और बताइए। पेंसिल भी 2-3 टाइप की आती है ना, ब्लैक वाली, डार्क वाली, उनका यूज हाँ, करते हैं। पेंसिल पे 2-3 टाइप के आते हैं, लेकिन पेंसिल आप लोग बार बार चेंज करेंगे ना तो उसमें आप लोग को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ, कई लोग जो है पेंटर नेचर के होते हैं, पेंटिंग का नाम का हॉबी होता है, तो लोग उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको पेंटिंग उतना नहीं आता अच्छे से, तो लोग एक ही टाइप का पेंसिल यूज करोगे, ठीक है। आप लोग का ये नहीं रहेगा कि आपका जो है क्या बोलते हैं डायग्राम अच्छा बने या गंदा बने, ठीक है। डायग्राम में मेन मेन जो बातें आनी चाहिए, जो जो ऑर्गन्स आने चाहिए या जो जो पार्ट्स आने चाहिए, वो पार्ट्स अपने जगह में फिट बैठ रहे हैं, तो आपका जो डायग्राम है वो करेक्ट है। क्योंकि आप लोग के पास जब ऑफलाइन एग्जाम दिलाने जा रहे होगे, ठीक है, तो बता रहा हूँ बीएससी में जो है आप लोग को एक पेज लिखने के लिए, एक पेज लिखने के लिए जो है आपको लगभग 37 मिनट एक आंसर के लिए, तो एक आंसर को लगभग आप लोग लिखेंगे 6 या 7 पेज 8 पेज में, तो लगभग 5 मिनट होता है आपको एक पेज लिखने के लिए, 5 मिनट का समय होता है। उस 5 मिनट में आपको एक पेज लिखना रहता है जब ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में तो बहुत टाइम आप लोग के पास, तो 5 मिनट में एक पेज डायग्राम को कवर करते हुए लिखना है बोलने से बहुत फास्ट लिखना रहता है। आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग बढ़िया से पेंटिंग वहां पे करते बैठे रहे, ठीक है। यस सर। देखो मैं क्या करता था, पेंसिल से बना दिया, ठीक है, पेन जो भी डायग्राम पर आना है, और उसका ब्लैक पेन से जो है नॉमेनक्लेचर कर देता था। पेंसिल से डायग्राम और ब्लैक पेन से नॉमेनक्लेचर कर देता था, बस इतना सिंपल सा करता था, ठीक है। और इस बेसिस में जो है मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया है, तो आप लोग को भी लिख सकते हो, ऐसा जायज है, ठीक है। चलिए, और किसी कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम लोग सेकंड सेशन की ओर जाते हैं जो हमारा है जॉब सीकिंग पर्सपेक्टिव। फर्स्ट वाले एग्जाम राइटिंग सेशन से आप लोग का हो गया, कोई भी डाउट अगर है तो बताइए, फिर हम लोग जो है सेकेंड सेशन में जाते हैं करियर गाइडलाइन पे। सर नो सर। हाँ शॉर्ट नोट आएगा तो कैसे लिखेंगे? हाँ, देखो शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो है वही आपका तरीका रहेगा, उसमें बस आपको जो है साइनॉप्सिस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आप लोग को जो भी पॉइंट पूछा गया है सीधा सीधा देखो, शॉर्ट नोट्स क्या होता है, पर्टिकुलर मान लो आ गया कि इसका डायग्राम समझिए, ठीक है, इसका डायग्राम को समझिए, तो आप लोग को वहां पे क्या करना है, सिर्फ वहां पे डायग्राम को समझाना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, मान लो आपको पूछा गया है किसका डायग्राम, मेंढक का, ठीक है, आप लोग को मेंढक का डायग्राम पूछा गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। संडे को मेरे मार्कर लोग बोल देते हैं आज हम लोग का छुट्टी है भैया, मत चला बोलते हैं, बाकी दिन बढ़िया चलते हैं, आज ही दिक्कत करते हैं। तो मान लो आप लोग को जो है मेंढक का डायग्राम पूछ दिया गया, तो आप लोग सबसे पहले बता दीजिए कि भैया मेंढक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि मेंढक होता क्या है। मेंढक उभयचर प्राणी होता है, ठीक है, जल थल दोनों पाया जाता है, 4 पैर 2 आंख नाक कान ऐसे होते हैं। आपने जो है मेंढक के बारे में थोड़ा सा बता दिया, फिर बढ़िया से उसका आपने डायग्राम बता दिया, बस बात खत्म।
ठीक है, शॉर्ट नोट्स में आपको यही लिखना है, ज्यादा आपको वहाँ पे नहीं लिखना है। और डायग्राम जब आप सिर्फ क्योंकि पूछा गया आपको डायग्राम, तो आप लोग डायग्राम को इतना अच्छा बनाइए कि 5 नंबर उसी में दे दे चेक करने वाला, ले भैया डायग्राम में ही ले, ठीक है, क्योंकि आप लोग को शॉर्ट नोट्स पूछा है बस। और आप लोग का टाइम शॉर्ट नोट्स के लिए कितना टाइम रहेगा आप लोग के पास? एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए 2.5 मिनट का टाइम रहता है, एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो टाइम भी कम रहता है, ठीक है, तो क्यों ज्यादा लिखोगे उसमें। देखो इतना ही बता पा रहा हूँ जितना लिख पाओ, बढ़ा चढ़ा के बता दूंगा कि ये लिखो ये लिखो लिखो तो हो ही नहीं पाएगा, वो इम्पॉसिबल है। पॉसिबल चीज बता रहा हूँ आप लोग को। सर 300 नंबर मतलब 300 पेज वर्ड्स का आंसर लिखना रहता है 5 नंबर के में, तो एक पन्ने लिख सकते हैं ना। देखो वर्ड्स कोई काउंट नहीं करता, वो जो है वर्ड्स बस लिखने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर 5 नंबर का है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका जो आंसर है वो 2 से 3 पेज जाए, ज्यादा और ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, 2 पेज भी लिख रहे हो तो सफिशियंट है वो, ठीक है। आप लोग को वहां पर वर्ड कोई काउंट नहीं करता है। और अगर आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बोल रहा है तो कोशिश कीजिए कि 6 से 10 के बीच में आप लोग पेज लिख पाए, 6 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, 6 से 10 के बीच में, हाईएस्ट पेजेस और नंबर ऑफ पेजेस 10 होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 6 आप लोग लिखिए ही। यस सर टिप्पणी कीजिए वाला क्वेश्चन आता है, उसमें कैसे आंसर लिखेंगे? अभी जो शॉर्ट नोट्स बताया, शॉर्ट नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? टिप्पणी कीजिए, ठीक है। यस सर। हाँ, और बताइए, फिर नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन का हमारा आता है करियर गाइडलाइन के ऊपर में, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? आप लोग को अपना अपना बताइए, आप लोग किस लिए पढ़ रहे हो? सर जॉब करने के लिए। जॉब करने के लिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आप लोग गलत हो, ठीक है। आप लोग जॉब करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग जो है अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो बीएससी फर्स्ट ईयर को पास करने के लिए पढ़ रहे हो, अगर सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर को पास करने के लिए पढ़ रहे हो, फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर को पास करने के लिए पढ़ रहे हो। मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। क्योंकि अगर आप किसी जॉब के लिए पढ़ रहे होते, किसी भी जॉब के लिए आप पढ़ रहे होते, तो उस जॉब का सिलेबस आपके हाथ में होता, ठीक है। अगर मान लो जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहे होते, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस आपके साथ में होता हमेशा, ताकि उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग वैसा पढ़ें। या फिर अगर जो है आप जैम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आगे जाके नेट दिलाने वाले हैं, तो उसका सिलेबस जो है आपके साथ में रहे। या फिर आगे जितने भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनको 2 लेगा, एक तो व्यापम लेता है भर्ती परीक्षा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जितने भी भर्ती परीक्षा होते हैं जॉब वाला एग्जाम होता है, या तो व्यापम लेगा या फिर पीएससी लेगा। तो पीएससी और व्यापम का कुछ सिलेबस जो है फिक्स रहता है, ठीक है, कि यही चीज जो है आने वाला है। मान व्यापम का और पीएससी का लगभग 50% सिलेबस फिक्स्ड रहता है कि मैथ आएगा, ये वाला मैथ आता है, ठीक है, जीके आएगा तो ये वाला जीके आएगा, लैंग्वेज आएंगे तो हिंदी इंग्लिश आएगा, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से आएगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में ये पूछेगा, इन्वायरमेंट की बात आएगा तो इन्वायरमेंट में ये टॉपिक आएंगे। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं ये कॉमन टॉपिक होते हैं, ठीक है, जो कि जो भी भर्ती, चाहे पटवारी का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर लैब टीचर का एग्जाम हो या वर्ग 1 का वर्ग 2 का एग्जाम हो या सहायक ग्रेड का एग्जाम हो, ठीक है, ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो सब एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे होते तो इसका सिलेबस आपके साथ में रहता। आप लोग के किसी के पास में है क्या इन सब का सिलेबस साथ में, कि आप लोग सिलेबस देखते हुए चीजों को पढ़ रहे हो? ऐसा कोई कर रहे हो क्या? यस सर। देखो जनरली आप लोग देखे होंगे, कई लोग अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होगे तो आप लोग देखे होंगे, जितने लोग भी आईएएस वगैरह बनते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ के अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग के पास बहुत आगे जाके ना ये मत समझना कि बहुत ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है। बीएससी एमएससी करते तक जो है आप लोग का 23 साल निकल जाएगा, उसके बाद आप लोग को 4-5 साल के अंदर में जॉब चाहिए होता है, नहीं तो फिर जो है बहुत सारे टेंशन आ जाते हैं, बहुत सारे टेंशन आते हैं, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उन 3-4 साल में हम लोग को जॉब चाहिए होता है, तो वहां पर हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करने का मौका नहीं मिलता। क्यों? एक ही मौका मिलता है, 4-5 साल में तो एक बार कोई पोस्ट आता है, ठीक है, वही मौका मिल गया तो उसमें आप निकल लिए, नहीं तो फिर हो गया। उसके बाद दोबारा जब आएगा 5 साल बाद आएगा, तब तक पता नहीं आपके कितने बच्चे हो चुके होंगे, ठीक है, या फिर क्या हो ही हो गया हो रहेगा, पता नहीं चलता।
तो इसलिए आपको एक ही मौका मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट ही मिलेगा, और उसी अटेम्प्ट में आपको उसको क्लियर भी करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग को जो है वैसे प्रिपरेशन भी करना है। समझा रहा हूँ, चीजों को समझिए। ठीक है, आप लोग देखो, अगर अभी इतने समझदार हो गए होगे, इतना तो समझ गए होगे कि परसेंट से भैया कुछ नहीं लेना जाना। ठीक है, परसेंट से कुछ भी लेने देना नहीं है। आप लोग का जो मिनिमम परसेंट है वो 55% है। अगर आप परसेंट के बेसिस में गोल्ड मेडल भी ले आते हैं तो ये नहीं कि आपको जो है सर आंखों पर बिठा के लाया रखा जाएगा। ठीक है, 2 दिन आपकी चर्चा रहेगी मार्केट में, उसके बाद कौन, ठीक है, कौन है वो नहीं जानेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग का परसेंट जो है इससे बस ज्यादा रहे, और पूरा बाकी जो आप लोग का फोकस रहे वो जॉब सीकिंग पर्सपेक्टिव रहे। ठीक है, हमेशा जो जॉब को आप करना चाहते हैं उसका सिलेबस को देखते हुए आप चीजों को पढ़े। जैसे मान लो मेरे को जो है केमिस्ट्री में एमएससी करना है, आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जान रहे हैं, जियोलॉजी बॉटनी आपका जो भी है। ठीक है, मान लो मेरे को केमिस्ट्री में एमएससी करना है, तो मेरे हाथ में क्या होना चाहिए हमेशा, केमिस्ट्री में आगे जाके मेरे को एमएससी करना है तो एमएससी का सिलेबस नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद मैं बनूंगा क्या, या तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, या फिर व्याख्याता बनूंगा, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट बनूंगा, ये 3 चीज बन सकता हूँ। तो इनका सिलेबस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एग्जाम होता है, ठीक है, नेट का सिलेबस मेरे पास में होना चाहिए। साइंटिस्ट बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप व्याख्याता जा रहे हैं तो व्याख्याता बनने के लिए जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो आपके सिलेबस वो सिलेबस जो है आपके पास होना चाहिए। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं देखेंगे कि ये टॉपिक इनमें है क्या, हाँ है, तो उस टॉपिक को आप लोग ऐसे पढ़िए कि उससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है, उससे रिलेटेड अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग बना पाए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आप लोग का, बाकी जो है जूलॉजी और बॉटनी या मैथ से या फिजिक्स से, ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग केमिस्ट्री में इतना अच्छा कर लोगे कि जब आप लोग केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद कोई भी पोस्ट आएगा तो आपको बढ़िया सा लगेगा वो। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा जो बचपना बिताया है बीएससी का आपने उसी में बिताया है, उसके बाद जो एमएससी बिताया है वो भी उसी में बिताया है। आप लोग 5 साल से जो है उस चीज की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो एकदम बढ़िया आप लोग जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। आप लोग को बिल्कुल भी ज्यादा वहां पे मेहनत करना नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं करना आएगा, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे उस चीज को। बोलते हैं ना कि कंपटीशन बहुत टफ है, टफ है, टफ है। और टफ कब होता है, जनरली देखो समझना, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। जॉब का नोटिफिकेशन आया, जॉब का नोटिफिकेशन आया 1 जनवरी को, मान लो 1 जनवरी 2020 को आपको पता चला कि ये जॉब, 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने का, 1 महीना और टाइम दिया जाता है, 2 महीने बाद इसका एग्जाम है, 3 मार्च 2020 को एग्जाम है। भैया 3 महीने में आप कितना ही तैयारी करोगे उस जॉब के लिए, कितना तैयारी कर लोगे 3 महीने में? इतना लंबा पहाड़ जैसा सिलेबस होता है और 3 महीने का टाइम रहता है उस जॉब के लिए, कितना तैयारी कर लोगे 3 महीने में? तब बोलते हैं कि अरे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ये सब पॉइंट्स निकल के आते हैं। और बाकी हम लोग जब इतना ध्यान इधर दिए रहते हैं वो सब कुछ काम नहीं रह जाता उस समय, कोई काम का नहीं आता, क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बढ़िया सा फोकस होके पढ़ा ही नहीं। हमने तो सारे टॉपिक को जो है एवरेज रूप से पढ़ा है, हमारा कोई भी एक टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दिक्कत हो जाता है। अगर आप लोग जो है उसी चीज का तैयारी बचपन से करते आ रहे हो तो वो 3 महीना आप लोग किसमें बिताओगे, रिविजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बिताओगे, अगर आप जो उसको शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन शुरू से पढ़ते नहीं आ रहे हैं तो पहले तो इस 3 महीने में 1 महीना सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से पुस्तक से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसको खोजते में बीत जाएगा। फिर 2 महीने माथा पढ़ के जितना भी कर लो फिर दिक्कत हो जाता है। देखो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा से ज्यादा आएंगे 1000 पोस्ट आया, भरने वाले हो गए 50,000 से ज्यादा, हमेशा यही हो रहा है, 50,000 से ज्यादा हो रहा है। मतलब आपका जो रैंक है आना चाहिए 1000 के आसपास, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 50,000 में आप 1000 के बीच में आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो भैया 3 महीने पढ़ के आप इन 50,000 में 1000 के बीच में आ पाओगे? कभी भी नहीं आ पाओगे। ठीक है, आपको क्या लेना पड़ेगा, 2-3 साल का वहां पे वो लेना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, 2-3 साल का तैयारी। तो 2-3 साल का तैयारी आप लोग बीएससी या एमएससी के बाद 3 साल का और तैयारी करेंगे तो 26-27 साल तो ऐसे हो गया। और ऐसा नहीं कि आपने 3 मार्च को परीक्षा दिलाया, आप उसमें पास हो गए, ठीक है, तो आपको जो है 4 मार्च को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको पास होने के बाद 4 मार्च का ज्वाइनिंग मिल जाएगा,
ऐसे मत सोचिए। 3 मार्च को आपने परीक्षा दिलाया, ठीक है, 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, 3 मार्च 2021 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हो सकता है 3 मार्च 2022 तक आप लोग को ज्वाइनिंग मिल जाए, हो सकता है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तब बता रहा हूँ कि आपने 2020 में पेपर दिलाया, 2020 में ज्वाइनिंग मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहा। तो ऐसा नहीं होता कि आज एग्जाम दिलाया, कल रिजल्ट आया, परसों ज्वाइनिंग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 3 साल का एक प्रोसेस होता है पूरा, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं 3 साल का एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, पहले साल एग्जाम, दूसरे साल रिजल्ट, तीसरे साल पोस्टिंग। तो आपने 26 के एज के बाद 3 साल और प्रिपरेशन किया, आपका एज हो गया 29, उसके बाद फिर 3 साल आप लोग 29 के एग्जाम एज में भी अगर आप लोग एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको 32 के एज में जॉब मिलेगा। 32 के एज में जॉब लेके करोगे क्या उसके बाद? आप लोग को होना ये चाहिए कि 25 साल के जब हो तो आपको वो जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ठीक है, तब ठीक है। 32 मिला मतलब बहुत लेट है, मिल जाए तो भी बहुत है, लेकिन मिला मतलब लेट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा समझेंगे। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम लोग जो इजीली समझते हैं, ठीक है। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो भी जॉब एग्जाम होगा वो तो व्यापम लेगा या पीएससी लेगा। अगर स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं भी, आप लोग को जो है स्टेट लेवल के हिसाब से समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा आप लोग को मैं इंडिया लेवल पे नहीं समझा रहा हूँ, छोटे से लेवल पे समझा रहा हूँ, स्टेट लेवल में। तो स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम होगा वो कौन लेगा? व्यापम लेगा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल लेगा, ठीक है, या फिर पीएससी लेगा, दोनों ही लेंगे एग्जाम। कोई भी भर्ती परीक्षा हुई तो दोनों ही लेंगे, या तो व्यापम या फिर पीएससी, दोनों एजेंसीज होते हैं एग्जाम कराने का। इनका एक सिलेबस होता है, ठीक है, इनका एक सिलेबस होता है, इसका भी एक सिलेबस होता है, जिसका कुछ पार्ट जो है सभी एग्जाम के लिए फिक्स्ड रहता है। तो उस सिलेबस से रिलेटेड आप लोग अभी से पढ़ते रहिए, ताकि ये जो सिलेबस है, देखो आने वाला तो है, ये तो श्योर है, आपको नहीं ऐसे नहीं बोल सकते कि हमको आने वाला था बोल के नहीं पता इसको, इससे क्वेश्चन। जैसे कि 10th तक का जो मैथ्स होता है, 10th तक का जो मैथ्स होता है उससे क्वेश्चन आते ही हैं, आप लोग को पता है ये चीज। लेकिन 10th के बाद हम लोग मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, 10th के बाद हम लोग मैथ्स पढ़ना ही छोड़ देते हैं। जब सीधा कोई जॉब आएगा तो 10th का बुक मांगेंगे हमारे छोटे छोटे भाई लोग से, और वहां पे पढ़ेंगे। भैया वो पढ़ना, पढ़ के जो है आप लोग कोई कंपटीशन या उस टाइप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्यों ना आप लोग 10th तक का मैथ्स को आप लोग रिवाइज करते रहो, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपके में? कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर एक बढ़िया सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग खेती कर रहे हो, ठीक है, आपने बढ़िया सा धान लगाया, धान में जितना पानी चाहिए होता है 4 महीने के फसल में, एक बार में पूरा खेत में डाल दिया, उसके बाद 4 महीना देखने ही नहीं गए, उसके बाद जब काटना होगा तब पानी डाल रहे हो, ऐसा हो पाएगा आपका खेती? नो सर, नहीं होता है। कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको जो है टाइम टू टाइम जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उसको देते रहना पड़ेगा, नहीं तो फसल बर्बाद है। ये नहीं कि एक ही बार में सब पानी दे दो, भैया 4 महीने के लिए तेरे को पानी दे दिया हूँ तो रख ले, ठीक है, उसके बाद फिर जब काटना होगा तब पानी देने के लिए आऊंगा तेरे को, ऐसा हो सकता है क्या? कॉमन सा आप लोग को अपने लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको। तो ऐसा कोई भी जॉब एग्जाम होता है, ठीक है, आप लोग अगर एक ही बार में सब कुछ कर देंगे बोलने से नहीं होता, आपको शुरू से कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है, कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ती है। अब अगर मैं अभी से आप लोग को बोलूँ जाओ 20 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो आप लोग जो है नहीं दौड़ पाओगे, दौड़ भी लोगे तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन रोज दौड़ थोड़ा 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 दौड़ रहे हो, 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोलूंगा तो इजिली दौड़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग के लिए आम बात रहेगी, ठीक है। तो वैसे एग्जाम में होता है। आप लोग अगर ये जो फिक्स्ड सिलेबस है ये कैसे पता चलेगा? आप लोग को थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जाइए व्यापम के वेबसाइट में, पीएससी के वेबसाइट में जाइए, प्रीवियस ईयर जो जो भी एग्जाम हुए हैं उनके सिलेबस डाउनलोड कीजिए, उन सिलेबस में क्या क्या चीजें कॉमन है उनको देखते जाइए। हाँ, ये चीज हर बार पूछता है, ये चीज हर बार पूछता है, संज्ञा से एक क्वेश्चन आता ही है, सर्वनाम से एक क्वेश्चन आता ही है, 10th क्लास की त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन आता ही है, तो त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़िए, संज्ञा को अच्छे से पढ़िए, ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग का मान लो ये 40% सिलेबस हमेशा तैयार रहेगा, जब भी जॉब आके लिए आएगा 40% सिलेबस हमेशा आपका एकदम बहुत बढ़िया स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद बाकी जो 60% है वो तो आपका सब्जेक्ट बेसिस में रहेगा। अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो केमिस्ट्री बनना चाहते हो तो आपका केमिस्ट्री रहेगा, वो केमिस्ट्री तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ये तो अपने आप स्ट्रांग रहेगा, इसको भी स्ट्रांग कर लिए। तो उस टाइम आपके पास 100% तैयारी रहेगा, और जो 2-3 महीने का टाइम मिलेगा एग्जाम के नोटिफिकेशन से एग्जाम के दिन तक, उसमें आप बढ़िया से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है अपने हैबिट में लाइए। अब कोई ये मत बोलना कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है सर,
ठीक है। मैं जो है बहुत बड़ा ये इंसान हूँ, 24 घंटे में जो है मेरे को 8 घंटे सोने को मिलता है, बाकी मैं 16 घंटे दिन भर बिजी रहता हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि 16 घंटे पूरा बिजी रहता है। ठीक है, कुछ एक आध एक्सेप्शनल को छोड़ देते हो। आप लोग के पास, सबके पास टाइम है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ दिन में आप लोग के पास व्हाट्सएप खोलने का टाइम है, मतलब आपके पास पढ़ने का टाइम जरूर है। बस आप लोग को जो है प्रियोरिटी देना आना चाहिए। ठीक है, प्रियोरिटी देना आना चाहिए। जैसे जब ऑफलाइन एग्जाम की बात आती है, साल भर हम लोग पढ़े या ना पढ़े, एग्जाम को 1 महीने पहले से पढ़ाई स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी वहां पे क्या हो जाता है कि भैया पास, पढ़े नहीं तो पास नहीं होंगे। साल भर क्यों नहीं रहता वो प्रायोरिटी? क्योंकि साल भर वो सिचुएशन नहीं रहता। साल भर पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं, एग्जाम के एक महीना पहले पढ़ना है। प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए कि हमें ये चीज को जो है पढ़ना है। ठीक है, व्यापक में पीएससी का जो सिलेबस होता है उसको हम लोग को देखते रहना है, ताकि जब हम लोग को देखें तो सपने जैसा ना लगे, अरे क्या आ गया करके, शेर जैसा देख के डर गए। वैसा नहीं होना चाहिए आप लोग को। हाँ, अरे ये सब तो आते जाते रहता है करके नॉर्मल लगे आप लोग को। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। आप लोग जो है ये चीज अपने हैबिट में लाओगे तभी जो है कोई अच्छा जॉब ले पाओगे। देखो मैं कई टॉपर लोग को देखा हूँ, मेरे साथ वाले, मेरे सीनियर वालों को, ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ने लिखने वाले हैं, लेकिन होता क्या है उनके साथ, यही होता है उनके पास 2-3 महीने का टाइम रहता है तैयारी करने का, नहीं क्वालिफाई कर पाते। और बहुत अच्छे जानकार रहते हैं, क्योंकि उनके में फ्लो नहीं हो आ रहा था कभी भी, उस चीज के लोग कभी प्रिपेयर नहीं रहते। 2-3 महीने में कितने ही प्रिपरेशन कर लेंगे। आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। तब आप लोग क्या बोलोगे कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप लोग ही बोलोगे। अगर, लेकिन अगर ऐसा तैयारी रहेगा तो आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि बेरोजगारी बढ़ गई है या कंपटीशन ज्यादा है करके। ठीक है, अगर ऐसा तैयारी रहा तो। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से जॉब में जानना है, आगे कौन सा एग्जाम आपको दिलाना है। ठीक है, इसके नजरिए से पढ़िए। कभी भी आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर को पास करने के लिए नहीं पढ़िए। आप पढ़िए किसके लिए? जो चीज आप करना चाहते हैं उसके लिए पढ़िए। ठीक है, वो चीज आपके माइंड में रहना चाहिए। जितने भी आप आईएएस वगैरह का जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं देख लेना, वो लोग बीए एडमिशन लेते हैं इसलिए क्योंकि उनको कलेक्टर बनना है। बीएससी में एडमिशन लिए तो उनको कलेक्टर बनना है, उसका सिलेबस वो लोग पढ़ते हैं। जब बाहर में जाए बीएससी 55% आ जाना चाहिए, उस चीज को पढ़ते हैं शुरू से, तभी वो लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो 3-4-5 साल टाइम लगेगा आपको। तो 3-4-5 साल क्यों आप लोग एक्स्ट्रा टाइम दोगे, जब आप लोग के पास अभी टाइम है? अभी टाइम को वेस्ट करोगे, बाद में फिर पछताओगे। इससे अच्छा है कि अभी हम लोग क्या करें, यूटिलाइज करें। मैं आप लोग को देख रहा हूँ कॉलेज में, ठीक है, जितने लोग को देखता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं, बहुत सारे चीजों में जो आपके काम की ही नहीं है, उन सारी चीजों में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम पास करते हैं। तो भैया उन सब चीजों में जो है टाइम पास करना बंद कीजिए, और इस चीज को थोड़ा सा आप लोग सोचिए बैठ के। ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन शुरू होता है। क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में, पूछिए। किसी के दिमाग में कोई बत्ती नहीं जला था? कुछ भी छोटा मोटा एलईडी बल्ब, सीएफएल बल्ब, कुछ नहीं जला? एग्री नहीं कर रहे हो तो उनको कन्विंस कैसे कर सकते हैं? कौन एग्री नहीं कर रहा है? आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? सर, जो हम करना चाहते हैं उसके लिए घर वाले एग्री नहीं कर रहे हैं तो उनको कन्विंस कैसे किया जा सकता है? देखो, उनको कन्विंस करना जो है, अगर पॉसिबल लग रहा है, दो चीजें होती है कि हाँ कन्विंस हो जाएंगे, आपको लग रहा है ठीक है थोड़ा बहुत बनाऊंगा, लेकिन आपको लग रहा है कि कन्विंस नहीं होंगे, जो भी कर लूं कन्विंस नहीं होने वाले, तो उसके लिए कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप जो है उसी फील्ड का कोई दूसरा जॉब देखिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि घर वाले से लड़ोगे ना, कुछ होना जाना है नहीं। ठीक है, घर वाले ही आपके बैकबोन होते हैं, बैकबोन से आप लड़ाई करोगे तो आपका आधार खत्म हो जाएगा। घर वाले ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोग को दिक्कत जाता है। ऐसे काम करो कि घर वाले भी बड़ा एकदम गर्व होकर खुश करें। वैसे आप क्या करना चाहते हैं जो घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे हैं? सर, एक्चुअली मैं बीएससी कर रही हूँ लेकिन मैं एमए करना चाहती हूँ, एमएससी नहीं, इसीलिए। हाँ हाँ, तो आप क्या बोलते हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि एमएससी ही करो, एमए मत करो बोल रहे हैं, ऐसा है? जी सर। हाँ, तो आप ऐसे कीजिए, आप उनके खुशी के लिए जो है एमएससी कीजिए। ठीक है, एमएससी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो है आप एमए कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको एमए करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, आप लोग एक साथ 2 कोर्स कर सकते हो। एक जो है कंटिन्यू मोड पे कर सकते हो, रेगुलर मोड में, और एक डिस्टेंस मोड में, आप दोनों कर लीजिए। एमएससी भी हो जाएगा, आपका एमए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
एमएससी में आपका ला के दे देना उनको, उनकी खुशी के लिए 40% ला के दे दो, लेकिन एमए जो आप करो वो अच्छे से करो, इसमें लाओ 80% अपने खुशी के लिए, अच्छे से पढ़ो इसको, जिस भी सब्जेक्ट में एमए करना चाहते हो। इसको आप कर लो एक यूनिवर्सिटी से, मान लो इसको आप कर रहे हो पीटीआरएसयू से, तो इसको कर लो आप सुंदरलाल शर्मा से या फिर रमन से, आपके पास आजादी है करने का, कर सकते हो। इनफैक्ट कई लोग करते भी हैं, कई लोग क्या करते हैं, वो लोग एमए करते रहते हैं साथ में पीजीडी से निपटा लेते हैं, बीएड करते रहते हैं साथ में एमए निपटा लेते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी कई जन है जो बीएड कर रहे हैं और साथ में एमए भी कर रहे हैं, ऐसा वो कर सकते हो आप, आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं है, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, उनको बताना भी मत कि मैं एमए कर रही हूँ करके, क्यों बताओगे, आप तो एमएससी कर रहे हो, है कि नहीं। यस सर। दोनों को खुशी हो गया इसमें। हाँ, और बताइए किसी कोई डाउट है तो। सर हमें अपने कैरियर रिलेटेड हर बात को फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना चाहिए जो आप पूछते हैं उसे। देखो अपने कलीग के, मेरा मानना ये है कि डिस्कस उनके साथ करो जो उस चीज के जानकार हैं, उनके साथ नहीं कि जो उस चीज के जानकार नहीं है, क्योंकि वो जो है अपने समझ से जितना समझ रहा है वही बताएगा, लेकिन जो जानकार है उस चीज का, वो आपको जो है अपनी समझदारी से उस जानकारी के हिसाब से बताएगा, ठीक है, कि वो चीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ कि भैया मेरे को साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं, तो उसको तो साइंटिस्ट क्या होता है कैसे होता है बस वो सुना है, अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर मैं किसी साइंटिस्ट से पूछूंगा कि सर मेरे को आपके जैसा साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तब आपको पूरा प्रोस एंड कॉन्स बताए, क्या घाटा है क्या लाभ है कैसे होता है, सब चीज बताए। तो ऐसे लोग से आप पूछो, ऐसे लोग से शेयर करो, ठीक है, जो आप लोग को बता पाए। एक और चीज आप लोग को बता रहा हूँ, एक बात पते की, इसको नोट करके रखना कहीं पे, ठीक है। पहले जमाने में देखो एक होते थे क्या, सबके कोई ना कोई क्या होते थे, गुरु होते थे, आचार्य होते थे, ठीक है, गुरु होते थे, आचार्य होते थे, उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते थे। और जरूरी नहीं कि वो गुरु या आचार्य जो है उनके टीचर ही हों, उनके बड़े भैया भी होते थे, उनके परिवार के कोई फैमिली मेंबर भी होते थे, कोई बड़े बुजुर्ग भी होते थे, कोई साधु या संत भी होते थे। वो गुरु को जैसे बोल दिया, जैसा मार्गदर्शन दे दिया, उसी मार्ग में वो लोग चलते थे, एकदम क्या अंधविश्वासी रूप से क्या करते थे, उनके ऊपर श्रद्धा करते थे। और कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए, बहुत ज्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल भी हुए हैं वो लोग। क्योंकि गुरु आप ऐसे इंसान को बनाओगे जो आपको जो है आदर्श रूप में लगे, ठीक है, जो आपको लगे कि ये मेरे को कभी गलत राय नहीं देगा, और जो आपको लगे कि इसको जो है बहुत अच्छा जानकारी है, जो आपको लगे कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है, वैसे ही इंसान को आप एक गुरु बनाएंगे। ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लिए और गुरु बना दिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एक इंसान को गुरु टाइप का बनाएंगे, आपके फैमिली मेंबर में, आपके टीचर में, आपके बड़े बुजुर्ग में, कोई भी हो जो आपको लगता हो ये सारी चीजें उसके पास हैं, उसके पास अच्छा नॉलेज है, वो अच्छा गाइड कर सकता है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ अच्छा इंसान है, आपका बुरा नहीं चाहेगा वो। और जो भी वो बोलता है उसको एकदम तल्लीनता से मानिए आप लोग। बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है, करना है मतलब करना है, ये नहीं कि हाँ बोल के निपट गए, ठीक है, हाँ सर मैं कल से पढ़ूंगा, बस बात खत्म, कल से तो कभी नहीं आएगा। लेकिन उस गुरु को अगर आपने, वो गुरु बोल दिया कि भैया ये तू पढ़, बेटा तू ये पढ़, पढ़ना है उस चीज को, उस टाइम तक पढ़ना ही है, तो ऐसा आप लोग एक अगर ला सकते हैं अपने बिहेवियर में तो बहुत अच्छी बात होगी, कामयाबी का श्रेय आपको जो है फिर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। सर Yes, बुक sir. रीडिंग में अपना इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? देखो बुक रीडिंग में जो है इंटरेस्ट कैसे बढ़ा है, इस पे आप लोग दो चीजें देख सकते हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, ठीक है, जो कि पढ़ के सुनाते हैं बुक को, जैसे एक हुआ कुकू, मैं किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कुकू हुआ, ठीक है, स्पॉटिफाई हुआ, ऐसे बहुत सारे क्या है एप्स हैं जो बुक को पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग बस सुन सकते हो अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना ही है, बुक है आपके पास, तो आप लोग जो है उसको टाइम उस भाग में बांट दीजिए। जैसे हम लोग बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 2 घंटा पढ़ना है बैठ के, उसी बुक को 2 घंटा पढ़ना, तो ऐसे नहीं हो पाता। बुक को पढ़ने के बाद एक टाइम के बाद हमें जो है बोरियत लगने लगती है, तो आप टाइम पार्ट पार्ट में, कि आज जो मैं 10 मिनट पढ़ूंगा इस बुक का, कल जो है 11 मिनट पढ़ूंगा, अगले दिन 12 मिनट पढ़ूंगा, अगले दिन 13 मिनट पढ़ूंगा, ऐसा आप लोग पार्ट में बांट बांट के पढ़िए बुक को। एक ही दिन में सारा बुक पढ़ने है बोलने से हमें बोर लगेगा ही, लेकिन मन में रहेगा कि हाँ बस 10 मिनट तो पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ लेता हूँ बुक को, 10 मिनट जैसे हुआ अगले दिन फिर पढ़ लो थोड़ा सा, उस हिसाब से आप एक बुक को जो है अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। यस सर।
हाँ, और कौन क्या बोल रहा था? सर, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी होता है? हाँ देखो, इसमें दो चीजें आती है, कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी होता है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप जो है अनुशासन में है, ठीक है, आप खुद को चीजों के लिए समझा सकते हैं, खुद को एडवाइस दे सकते हैं और खुद का एडवाइस मान सकते हैं, तो आपको कोचिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन कई लोग के साथ ऐसा होता है कि उनको हर एक स्टेप में जो है एक गाइड की जरूरत पड़ती है, एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है कि आगे कैसे करूं, आगे कैसे करूं, मेरा टाइम टेबल नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो है सारा चीज खुद से कर लेते हैं वो लोग, तो उनको तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती कोचिंग की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर एक स्टेप में जो है गाइड की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए कोचिंग बहुत जरूरी होता है। हाँ, और कोचिंग की बात जब आती है तो कोचिंग कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट ही देता है। क्यों? कोचिंग आपको कुछ नया नहीं सिखाता, वो आपको एक फ्लो देता है, एक माहौल देता है। माहौल में जब हम लोग रहते हैं ना कहीं पे, तो चीज बन जाते हैं। जैसे कि आपके आसपास सभी के सभी क्या है, डॉक्टर है, आपके आसपास क्या है, सभी के सभी डॉक्टर हैं, तो आपके लिए डॉक्टर बनना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो उनसे रिलेटेड चीजों को जानते रहोगे, हमेशा आपके मन में वही सब चलते रहे, कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। तो कोचिंग वही एक माहौल देता है, आपके साथ जितने भी रहेंगे सब उसी एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, तो आपको आजू बाजू से क्या सुनने को मिलेगा, उसी एग्जाम के बारे में सुनने को मिलेगा, ना कि किसी सास की बहू के बारे में, ना कि किसी मूवी के बारे में। जो भी चल रहा है उस कोचिंग के बारे में, उस एग्जाम के बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो कोचिंग ये प्लस पॉइंट प्रोवाइड कराता है आपको। यस सर। और किसी कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे थर्ड सेशन में जाते हैं। सर, क्वालिफाई करने के बाद एपी की वैकेंसी के लिए अलग से एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, नेट क्वालिफाई करने के बाद जो है एपी का अलग से एग्जाम होता है, जो कौन लेता है, पीएससी लेता है, जिसका सिलेबस फिक्स्ड होता है। पहला वाला पार्ट, ठीक है, दो पार्ट होते हैं। पहला वाला पेपर फिक्स्ड रहता है कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में क्वेश्चन आने वाला है, वो फिक्स्ड रहता है। आप लोग उसको अभी से पढ़ते रहिए। ठीक है, जब आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, एमएससी हो जाएगा, तो आप उसका सेकेंड वाला पार्ट पढ़िए, जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में रहेगा। देखो, मैं आप लोगों को दो एग्जांपल बता रहा हूँ। एक जो सर मैं देखा अपना बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ। दो लोग को मैं ऐसे जानता हूँ। एक जो है, उनका पार्ट 2 जो होता है, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, केमिस्ट्री में उनका नॉलेज बहुत अच्छा था, लेकिन वो कभी भी इस पार्ट को कभी ध्यान ही नहीं दिए। जो उसका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट होता है पीएससी का, उसको कभी भी ध्यान नहीं दिए। तो जब एपी का एग्जाम हुआ तो ये वाला पार्ट उनका बड़ा गंदे से बिगड़ गया, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से बन गया, लेकिन जब ओवरऑल रिजल्ट आया तो नहीं हो पाया उनका। लेकिन एक जो थे, उनका ये वाला पार्ट अच्छा था, सेकेंड वाला पार्ट अच्छा था, और शुरू से जो है वो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे शुरू से इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा क्या करते हो, पढ़ते जा रहे थे बचपन से ही। तो ये पार्ट भी उसके लिए इजी हो गया, ये भी इजी हो गया। उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है अच्छा रैंक आ गया, छत्तीसगढ़ में 7वां रैंक आ गया उसका। ठीक है, और जो इंसान जिनको बहुत अच्छे से आता था, पढ़ाते भी थे, वो उनका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनका ये पार्ट में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, कभी ध्यान ही नहीं दिए, ये बोल रहा हूँ। हाँ, और पूछिए। हो गया? हाँ, चलिए थर्ड सेशन पे आते हैं। थर्ड सेशन जो है वो रहेगा केमिस्ट्री के लिए सिर्फ। ठीक है, देखो, मैं छोटा सा कोशिश क्या करना चाहता हूँ, अपने बेनिफिट के लिए भी, आप लोग के बेनिफिट के लिए भी, कि अगर आप लोग जो है आगे जाके केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, या तो केमिस्ट्री में आप व्याख्याता बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, या केमिस्ट्री में आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या केमिस्ट्री में आप पीएचडी करना चाहते हैं, या केमिस्ट्री में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर लैब में जाना चाहते हैं, मतलब आपका जो पॉइंट ऑफ टॉपिक क्या है, पढ़ने का विषय क्या है, केमिस्ट्री है, तो उसके लिए जो है मैं आप लोग के जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, ठीक है, 1 मई से जो है मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डेली जो है 1 आवर का क्लास होगा, डेली होगा ये 1 आवर का क्लास 1 मई से। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री को ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक को ही पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस किस टाइप के उससे क्वेश्चन आते हैं, उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे होगा क्या कि हम लोग का जो भी 2-3 साल बीएससी का बचा है, 1 साल किसी का बचा है, किसी का 2 साल, या कोई एमएससी करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में अभी, तो उनके पास 2 साल है, तो उनका केमिस्ट्री का जो बेसिक्स होता है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक्स के साथ साथ एडवांस लेवल में भी वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाएंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो उनको बहुत आसानी जाएगा,
ठीक है। अब बात रही इसके फीस के लिए, इसके फीस कितना रहेगा सर करके, तो फीस जो है फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स्ड फीस नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी से आप फीस दे सकते हैं, ठीक है। सबसे कम फीस है 1 रुपया भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप जो 1000 रुपये फीस दो, आपकी मर्जी, आप 1 रुपये फीस देना चाहते हैं 1 रुपये दीजिए, 2 रुपये देना चाहते हैं 2 रुपये दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आप जो है डेली क्लास अटेंड जरूर करिए, टेस्ट होगा तो टेस्ट को जरूर दिलाइए, ठीक है। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपने जो है इस बीएससी में रहते या एमएससी में रहते कुछ भी नहीं पढ़ा, डेली नहीं पढ़ा आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 3 साल बाद 0 आएगा। लेकिन मान लो आपने जो है 0.1% भी डेली पढ़ा, 0.1, बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं बोल रहा हूँ, 0.1 पढ़ा, तो 1 साल में आपके पास 30 नंबर होंगे और 3 साल में आपके पास 90 नंबर होंगे, ठीक है। आपने 90% तैयारी कर लिया होगा 3 साल में, अगर आपने जो रोज इतना ही पढ़ा, सिलेबस का सिर्फ 0.1 हिस्सा ही पढ़ा आपने, तो आपका 3 साल में 90% सिलेबस कवर हो जाएगा अच्छे से। और ये नहीं कि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आपको मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का ही पढ़ाऊंगा, या सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का, एक कॉमन क्लास रहेगा जिसमें बीएससी तीनों ईयर वाले रहेंगे, एमएससी वाले भी रहेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे सारा, फर्स्ट ईयर के टॉपिक से स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर का भी पढ़ेंगे, फाइनल के फर्स्ट ईयर वालों को सेकेंड ईयर में भी पढ़ाऊंगा, फाइनल ईयर वालों को फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाऊंगा। मतलब केमिस्ट्री में जितना भी टॉपिक होता है, ऑर्गेनिक पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिकल, पूरा इनऑर्गेनिक, जितना भी टॉपिक होता है सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो है चलता रहेगा लगभग 1 साल 1.5 साल, जितना भी, जब तक स्टूडेंट जुड़ते रहेंगे तब तक ये क्लास चलता रहेगा। जिस दिन स्टूडेंट ज्वाइन करना बंद हो गए ये क्लास भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फीस बता रहा हूँ आप लोग के लिए, कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं है, ठीक है। जो भी इसमें आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आप लोग के एग्जाम के बाद शुरू करूंगा 1 मई से, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जो है इस नंबर में मेरे को व्हाट्सअप करेंगे कि सर आई एम इंटरेस्टेड करके, ठीक है। ये वीडियो जो है यूट्यूब में भी अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप लोग को कोई फ्रेंड क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया है तो उसको जो है आप बता सकते हैं, इस नंबर में जो मुझे जो है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कॉल या मैसेज करने की आप लोग को जरूरत नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेजेस कीजिए, ठीक है। मैं जो है इंटरेस्ट हूँ तो मैं आप लोग को जो है ग्रुप बना दिया रहूंगा, उस ग्रुप में जो है आपको क्लास के रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेगी, ठीक है। कोशिश अच्छा यही होगा कि जैसे ही आप लोग इस वीडियो को देखो उसके तुरंत बाद जो है अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए तो आप मेरे को जो तुरंत व्हाट्सअप कर दे, 1 मई का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। 1 मई का इंतजार मत कीजिए, आप लोग तुरंत से ही मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए वीडियो देखने के बाद ही, ठीक है। ये सिर्फ केमिस्ट्री के लिए रहेगा, बाकी सब्जेक्ट का मेरे को जानकारी नहीं है, केमिस्ट्री में मैं इतना हेल्प आप लोग के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, अब आप लोग के और कुछ डाउट और रह गए होंगे तो उनको पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, फिर खत्म करते हैं आज के क्लास को। सर ज्यादा सोशल मीडिया से अट्रैक्टिव है कि हाँ देखो, आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि वो जो है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो देखो, सोशल मीडिया का सबसे अवॉइड करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो वो चीज आपके पास नहीं रहे, मोबाइल आपके पास नहीं रहे, ठीक है। एक चीज जो मैंने किया था अपने साथ, ठीक है, मैंने जो है बोल दिया कि किसी को जो है 8 बजे से पहले रिप्लाई नहीं करूंगा, रात के 8 बजे से पहले आप जितना इमरजेंसी मैसेज कर दो, अगर आपने व्हाट्सअप मैसेज किया है तो मैं जो है 8 बजे, जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो मैंने स्टेटस रख दिया, भैया 8 बजे से पहले नो रिप्लाई, 8 बजे के बाद ही रिप्लाई होगा, ठीक है। तो अब मैंने स्टेटस रख दिया है, मेरे पास ये हो गया है कि अगर किसी का मैसेज भी आया तो मैं तो बोल के रखा हूँ सबको कि नहीं रिप्लाई करना है, कैसे करूँ रिप्लाई, मैं तो स्टेटस रखा 2 दिन बड़ा वो के साथ, बड़ा जोश के साथ, उसको आप चाह के भी नहीं कर पाओगे और रिप्लाई नहीं करोगे तो आगे काम होगा नहीं। उसके बाद ये तो रहा व्हाट्सएप का। दूसरा यूट्यूब में हम लोग ज्यादा टाइम पास करते हैं, तो इसमें भी आप कसम खा लो, यूट्यूब देखूंगा जरूर लेकिन सिर्फ अपने काम का। यूट्यूब में गया तो मतलब यानी कि शॉर्ट्स देखना शुरू कर दूं, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं, यूट्यूब अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें आप लोग जो भी बनना चाहते हैं, ठीक है, जो भी बनना चाहते हैं उसके बारे में सर्च करें और देखें, सर्च करें उसी के बारे में और देखें। इससे क्या होगा, यूट्यूब क्या करता है, आपको अपने इंटरेस्ट का ही वीडियो दिखाने लगता है। आप लोग अगर उसको चीज का एक्सपीरियंस किए होगे, आप जिन जिन चीजों को सर्च करते हैं उसी चीज को आप लोग को दिखाने लगता है वो,
ठीक है। तो अगर आप लोग का इंटरेस्ट जान लेगा कि भैया को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है केमिस्ट्री में, तो आपको उसी चीज को दिखाएगा। अब आपको यूट्यूब में वही चीज दिखाएगा, तो उसको देखोगे तो भी आपको घाटा नहीं होने वाला है, फायदा ही होगा। थर्ड, हम लोग का जो टाइम वेस्ट होता है वो कहाँ होता है? इंस्टा में। भैया तो इंस्टा को तो जितना जल्दी आप अनइंस्टा कर दो, ठीक है, इंस्टा को आप जितना जल्दी अनइंस्टा कर दो उतना अच्छा रहेगा। जब कुछ बन जाते हैं ना, हमारे पास कुछ स्टेटस आ जाता है तो भैया अब हम लोग ये बन गए हैं, अब चलो दिखाना शुरू करते हैं, तब आप लोग इंस्टा चलाइए कुछ बनने के बाद, ठीक है। जब तक आप कुछ नहीं बन जाते, आपके पास दिखाने के सिर्फ आपका थोपड़ा रहेगा, फेस रहेगा, अलग अलग फिल्टर डाल डाल के, तो कितना ही दिखाओगे, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं वो कुछ जब आप किसी पोस्ट में पहुंच जाते हैं तब आप जो है इसको चलाइए। कोई जरूरत नहीं है आपकी जिंदगी में। व्हाट्सएप जरूरी है क्योंकि उससे आपको जानकारी मिलती है, यूट्यूब जरूरी है क्योंकि उससे भी आप लोग को पढ़ने का बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। तो ये दोनों में आप इन्वॉल्व रहिए। और ये इंस्टा और फेसबुक, ठीक है, ये जब आप कुछ बन जाएंगे ना तब आप ये दोनों का उपयोग करिए। अभी तो बिल्कुल इसको अनइंस्टॉल करके रख दीजिए। कसम खा लीजिए कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तभी इन दोनों का उपयोग करूंगा, और नहीं बन पाया तो नहीं करूंगा उपयोग। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप इंस्टा और फेसबुक का उपयोग नहीं करोगे तो मर जाओगे, कि आपका जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा, आपका जीना व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है। चलिए, और किसी का कोई डाउट है? ओके, ठीक है। आप सभी को जो है अपने फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई राय मशवरा लेना हो, गाइडलाइन लेना हो, तो नंबर को एक बार मिटा दिया था, फिर से लिख देना हो, ठीक है। आप लोग इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप लोग जो है मेरे से कांटेक्ट किए मैं तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं बिजी रहा तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी फ्री होऊंगा आपको मैं तुरंत जो है रिप्लाई करूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए, आपको जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है अपने फ्यूचर में बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।